So our next topic is वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने देखा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में हम करते हैं उसे एक रियल नंबर हमारा आता है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं वो भी दो वेक्टर्स के बीच में होता है, और वो कैसे होता है वो इन दो सिस्टम से आपको बताया जाता है। नॉर्मली जो ए क्रॉस बी है जब आप उसको प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जस्ट मैं एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये नीचे करता हूँ मैं आपको क्योंकि नीचे का ये तो एक लाइन में और दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे ये है। ओके, सो इसमें क्या है कि ए क्रॉस बी लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करी जाती है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, अब ए क्रॉस बी कर रहे हो आप तो डायरेक्शन भाई जैसे ये है, ये एक्स वाई जेड दिखाया हुआ आपको, ठीक है। सपोज आपका ये ए इधर है बी इधर है, इसको आप ऐसे ही मान लो। तो जब ए क्रॉस बी कर रहे हो ना आप, तो आप इधर से इधर जा रहे हो, तो ये स्क्रू का सिस्टम से ऐसे याद दिलाया है कि ए क्रॉस बी करोगे तो स्क्रू ऐसे टाइट होगा। अब स्क्रू को जब मैं ऐसे टाइट करूँगा, बार बार ऐसे घुमाऊँगा, तो ये कहाँ ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर जाएगी। तो ये डायरेक्शन देने के काम आता है सिस्टम। ऐसे ही राइट हैंड सिस्टम है, वो कहता है कि आप पाम फेस करो। अब पाम की फिंगर्स को कर्ल करो, तो कर्ल किस साइड होंगी? ऑब्वियसली इस साइड होंगी। इस साइड तो हो नहीं सकती, बैक ऑफ द पाम नहीं हो सकती ना, तो ये इसी साइड होंगी। तो ये भी वही चीज़ आ गई कि अगर मैं ए से बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो जो रिजल्टेंट है वो थंब की तरफ आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन थंब की तरफ आएगी। अब आप इसको उल्टा करके देखो, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आप क्या करोगे? अगर मैं थंब नीचे की तरफ चाहता हूँ कि मेरे को नीचे की तरफ डायरेक्शन मिले है, तो आपकी क्या होंगी? जो आपकी कर्लिंग है वो इस साइड होगी, इस साइड आपका हाथ आएगा, ठीक है जी। कर्लिंग जो है बैक साइड की तरफ होगी। तो बैक साइड की तरफ का क्या मतलब हुआ आपका कि आपकी डायरेक्शन जो हमने काटी थी इस साइड को अब आएगी, ठीक है। इसे लंबा करूँगा तो इस साइड को आ गई डायरेक्शन पूरी, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गई आपकी डायरेक्शन। तो यानी बी क्रॉस ए करूँगा, तो बी क्रॉस ए करूँगा तो डायरेक्शन जो नीचे की तरफ जाएगी थंब की तरफ, ठीक है। तो जिस साइड आप कर्ल करते हैं उस वेक्टर से आप दूसरे वेक्टर की तरफ जाते हैं मल्टीप्लाई, उसको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन जो है थंब डिसाइड करता है। इसको बोलते हैं हम राइट हैंड सिस्टम कह लो, राइट हैंड सिस्टम, चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लो, राइट हैंडेड, जैसे भी कहना आपको। ओके, अब डिफाइन कैसे किया जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? यही राइट हैंडेड सिस्टम वाली, राइट। तो ये अब रिजल्टेंट क्योंकि डायरेक्शन मल्टीप्लाई हो गई, बाकी सारे तो चलो नंबर्स ही हैं, ए बी बी बी, साइन थीटा भी नंबर है। थीटा क्या है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। सपोज ये ए है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल इज थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन एन कैप है। अब अगर ए से बी करूँगा तो ऊपर की तरफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये। राइट हैंडेड सिस्टम देखो, फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है यहाँ से यहाँ, या स्क्रू ऐसे बंद हो रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन देगा एन कैप, तो इसीलिए इसका रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब ये इसने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिए हैं ए बी, उनके बीच में थीटा एंगल है। तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल डू ए क्रॉस बी, आपका डायरेक्शन जो है फिंगर के कर्ल्स की तरफ, राइट हैंडेड सिस्टम की जगह आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, थंब ऊपर की तरफ जाएगा। और जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो आपकी डायरेक्शन जो है ऐसे जाएगी, तो थंब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। आप आराम से करके देख सकते हैं इसको। फिंगर का कर्ल्स जो है बस वो आपको घुमाना है, राइट। लेकिन करना राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से मत करना, उल्टा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएगा इसके, राइट। सो
अब ये क्या कहता है कि थीटा जो है वो 0 से पाई के बराबर रहता है। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप करोगे तो वापस घूम के हम एंगल जो है दो वेक्टर्स के बीच में, अगर ये थीटा है तो इसको भी तो मैं थीटा ही कहूँगा दो वेक्टर्स के बीच में, इसलिए पाई से ऊपर का कोई मतलब पैदा नहीं होता। तो 0 से पाई आपका ये सफाइस करती है इस चीज़ को। एन जो वेक्टर है, डायरेक्शन जो है, कैप है जो यूनिट वेक्टर है, वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आपको कभी भी ए और बी के बीच में मांगा जाएगा, कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, और अगर आप उसका यूनिट निकाल दोगे तो डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब डायरेक्शन आपको क्लियर है राइट हैंड सिस्टम से। अगर ए और बी दोनों जीरो हैं, ठीक है, थीटा फिर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी एक वेक्टर अगर आपका 0 हो जाएगा तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में भी यही सेम था। ए क्रॉस बी वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है, क्योंकि इसके साथ एन कैप यहाँ पे लग गया, ए बी साइन थीटा एन कैप, डायरेक्शन आ गया। डॉट प्रोडक्ट जो था ए डॉट बी वो स्केलर था, राइट। अब है कि अगर ए बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ए बी 0 हो जाए फिर क्या होगा। अब ये तो दोनों 0 हो नहीं सकते। अगर ए क्रॉस बी को खोलेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप है, अगर ये 0 होगा तो बस अब यही चीज़ 0 बचती है, ए बी तो 0 है नहीं, तो ये 0 कब होगा, साइन थीटा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 कब होता है, जब आपके वेक्टर्स पैरेलल हो। तो दैट मीन्स जैसे ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 था तो कॉस थीटा जो था वो कॉस पाई बाय 2 पे आपका कॉस थीटा। अब ए भी 0 नहीं है तो कॉस थीटा 0 है, तो कॉस थीटा 90 एंगल पे 0 होता है, तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जब साइन थीटा 0 होता है, थीटा 0 होता है, दैट मीन्स वेक्टर आर पैरेलल। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन है। अब जो इन पर्टिकुलर वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए जो है वो 0 है, राइट, और ए क्रॉस माइनस ए क्या होगा, वो भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा पाई है, तो दोनों केस में साइन थीटा जो होता है वो 0 आएगा। साइन पाई भी 0 होता है और साइन थीटा भी 0 होता है। तो इसलिए वेक्टर चाहे आपके ऐसे पैरेलल है चाहे ऐसे पैरेलल है, ऑपोजिट है, कोलिनियर तो रहेंगे ना ये। तो कोलिनियर में आपका जो पैरेलल वेक्टर्स है उस केस में हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। अब थीटा अगर पाई बाय 2 होगा तो साइन पाई बाय 2 1 वैल्यू होती है, तो ए क्रॉस बी ए बी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब वो कहता है कि आपको इसको ऐसे एक सिस्टम बना लो, ये आई जे के एंटी क्लॉकवाइज एरो लगा लो, ठीक है। भले ही आप आई ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन ऑर्डर मेंटेन रहेगा आई जे के। अगर आप यहाँ आई लिख रहे हैं तो यहाँ पे जे आ जाएगा और यहाँ के आ जाएगा। अब ये किस लिए है, ये इसलिए है कि सिर्फ याद रखने का तरीका है। जैसे ही आप आई इंटू जे करेंगे, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा, जैसे इसके हिसाब से आई इंटू जे करेंगे, आई कैप इंटू ये रहा आई कैप इंटू जे कैप करेंगे, तो 90 डिग्री इन दोनों के कौन सा एंगल है, कौन सा वाला एक्सिस आएगा, के कैप ही आएगा ना, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो है। क्योंकि आई वेक्टर आप इसको ऐसे देखेंगे, आई वेक्टर अगर ये है, जे इधर जा रहा है, तो फिंगर्स इधर हो रही है कर्ल, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला इसका आएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर कौन सा है, के कैप, ठीक है। तो आई जे इसके, ऐसे ही जे के जो है वो आई आएगा और के आई जो है जे आएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे सिंपल से याद रह जाता है कि आई इंटू जे करोगे तो के आएगा, जे इंटू के करोगे तो आई आएगा, और के इंटू आई करोगे तो जे आएगा, बिल्कुल एक्सैक्ट, राइट। और आगे आप देखेंगे, अभी इसमें नहीं लिखा, अगर आप उल्टा कर देंगे ऑर्डर, आई इंटू के कर देंगे अगर आप, तो माइनस जे आ जाएगा, ठीक है। के इंटू जे कर देंगे तो माइनस आई आ जाएगा, जे इंटू आई कर देंगे तो माइनस के आ जाएगा, क्योंकि फिंगर्स उल्टी कर्ल होगी, नीचे आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, राइट। तो ये वाली होगी ऑप्शन। अब आई क्रॉस आई, अब आई के अंदर हमने यहाँ देखा था ए वेक्टर के अंदर 0 एंगल आएगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो सेम वेक्टर्स को अगर आप आई को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है 0 आएगा। ऐसे ही जे इंटू जे का और के क्रॉस के का, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या देखा था कि आई डॉट आई करेंगे तो आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका आई डॉट आई 0 हो जाएगा, वहाँ पे आपका आई डॉट जे 0 था,
यहाँ आपका आई क्रॉस जे के है, ठीक है, जे क्रॉस के आई है और के क्रॉस आई जे है राइट हैंडेड सिस्टम से, और ये याद रखने के लिए इसमें शॉर्टकट है। नेक्स्ट जो है, अगर आपको एंगल निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट की टर्म्स में तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी जो है वो आपको पता है ए बी साइन थीटा एन कैप है। अब एन कैप से तो निकल नहीं पाएगा एंगल, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसके मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये गायब हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे तो सिर्फ ए बी साइन थीटा बचेगा, और यहाँ से आप ए बी निकाल के नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है, जब हम वहाँ पे कॉस थीटा निकालते थे डॉट प्रोडक्ट में, तो वो ए डॉट बी ओवर ए बी लिख सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे ये रियल नंबर आएगा निकल के। यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी के साथ मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओवर ए बी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, यही चीज़ों को गलत कर देती है। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्यों कॉम्यूटेटिव नहीं है, जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था कि ए डॉट बी कर दो चाहे बी डॉट ए कर लो बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो तो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ऐसा क्यों है, देखो जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो फिंगर्स इधर कर्ल हो रही हैं, तो डायरेक्शन ऊपर की आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो फिंगर्स उल्टी कर्ल हो रही हैं, तो थंब जो है नीचे की तरफ जाएगा। राइट हैंडेड सिस्टम करके देखो, ठीक है ना। फिंगर्स जैसे ही पाम उस साइड, आपकी तरफ सिर्फ उल्टा हाथ दिख रहा है, तो देखो थंब नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही यहाँ पे आपका आसान है सिस्टम। तो फिर इसलिए आपका ए क्रॉस बी जो है माइनस, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर आ गया ना, ये नेगेटिव एन हो गया ना ये, तो इसको ये नेगेटिव लगा सकते हो आप। तो नेगेटिव एन जो आएगा तो इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है इसने देखो n1 लिखा है, तो ये n1 जो है ना ये किसके बराबर है, नेगेटिव n के बराबर ही है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होंगी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे दैट विल रिमेन द सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अब इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब एन कैप जो है वो क्या हमने देखा था, माइनस n1 कैप, ये माइनस लग गया, ये n1 कैप। अब ये क्या है, ये तो बी क्रॉस ए है, तो माइनस बी क्रॉस ए हो गया। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब इसी नेगेटिव को फ़ायदा उठाते हुए कहाँ जा रहा है, हमने जो ऊपर सिस्टम किया था आई जे के वाला, ठीक है, उसमें हम आई से जे पे जा रहे थे तो के आ रहा था, ठीक है। इसी को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अब क्या है, आई से जे पे जा रहे हैं तो ऊपर का सिस्टम आ रहा है, लेकिन अब हम जे से आई पे जाएंगे तो नेगेटिव के कैप आएगा, ठीक है। जे से आई पे जाएंगे तो नेगेटिव के कैप, नीचे की तरफ थंब आएगा। और इसमें क्या था कि आई से जे पे जा रहे, पहले इधर जा रहे थे, अब हम जाएंगे उल्टा। और उल्टा कैसे जाएंगे हम, अब हम जे से आई जाएंगे, आई से के जाएंगे, के से जे जाएंगे, तो नेगेटिव हो जाएगा। जे से आई जाएंगे देखो माइनस के, आई से के जाएंगे, आई से के ये रहा माइनस जे, ठीक है। और के से जे जाएंगे माइनस आई, इधर भी आप देख सकते हैं आई से जे जाएंगे माइनस के, राइट, के से जे जाएंगे, ठीक है, के से जे जाएंगे। अब अपना राइट हैंड देखो मोड़ के कैसे दिख रहा है, के से जाएंगे तो फिंगर्स आपकी इधर से इधर मुड़ रही हैं, तो आपका थंब जो है आई की तरफ आएगा। बड़े आराम से करके देखो इसको, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे, ये प्लस आई की तरफ गलत निशान लगा दिया मैंने, नेगेटिव आई उस साइड जाएगा, नेगेटिव आई। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, अगर ये आपको आसान लगता है तो इससे करो आप, कि आप के से जे की तरफ जा रहे हैं तो आपका नेगेटिव आई आएगा, ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म। तो इससे बड़े आराम से, ये ज़्यादा इजी है, इसको आप इसे कर सकते हैं। 8th पॉइंट कि ए बी जो है, अच्छा बड़ा ही सिंपल है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सीधी सी बात। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या से निकलेगा आपका,
आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो फिगर दिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस तो क्लियर है, हमारा बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर ए सी है, मुझे हाइट चाहिए, तो अगर थीटा एंगल दोनों के बीच में है तो डी सी क्या होगा, ए साइन थीटा नहीं होगा क्या, है ना, ए साइन थीटा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स, और यहाँ भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे बी का ऑफ कोर्स। तो मेरा क्या बन जाएगा, हाफ बेस इंटू हाफ ए बी इंटू सी डी, हाफ बेस इंटू हाइट। तो कितना हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया आपका हाफ बेस कितना है जी आपका बी का मैग्नीट्यूड, और हाइट कितनी है जी आपकी ए साइन थीटा, राइट। तो ये क्या चीज़ बन गई आपकी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं बन गया, क्योंकि एन कैप को 1 मान लेंगे हम, तो मैग्नीट्यूड लेने से एन कैप 1 हो जाती है और हाफ बाहर रह गया। तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हाफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, राइट। समझ आ गया हमें, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। ऐसे ही अगला जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपको फिर से बी से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, हाइट कहाँ से मिलेगी, ए वेक्टर ये रहा, उनके बीच में एंगल थीटा ये रहा, तो इसको क्या कर लेता हूँ, ए साइन थीटा, फिर से बिल्कुल सेम वैसे ही ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, बी ए साइन थीटा हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बी ए साइन थीटा क्या होता है, फिर से ए क्रॉस बी का आपका मैग्नीट्यूड, तो हाफ हट गया इसमें से। तो बड़े ही आराम से याद रखो कि ट्राइंगल का एरिया इज हाफ ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम का एरिया इज हाफ नहीं लगेगा ए क्रॉस बी, ठीक है जी। और ऐसे ही आपका एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा जो आप सप्लीमेंट्री में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोपाइप 3D पैरेललोग्राम, उसका एरिया भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मैं हल्का सा बता दूं तो वो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है जी। चलो इसको हम बात के लिए छोड़ते हैं, प्रॉपर्टी 3 देखते हैं क्या बोल रही है। प्रॉपर्टी 3 कह रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। तो आप क्रॉस को अगर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। स्केलर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप किसी के साथ भी स्केलर पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको क्रॉस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो जाती है आपकी वेक्टर की भी और आपके स्केलर की भी आराम से। लेकिन ये प्लस में हुआ है, इधर प्लस में नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं दोनों में अल्फा डाल दो, एक में डलेगा मल्टीप्लाई में अल्फा सिर्फ। अगला है जी, देखो हमारा कि हम ए क्रॉस बी की वैल्यू किस चीज़ से, अगर कंपोनेंट फॉर्म्स में दिए हुए वेक्टर तो कैसे निकालेंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में ए वेक्टर दिया हुआ मुझे, बी वेक्टर दिया हुआ मुझे, तो हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। आई जे के लिख लेंगे ऊपर फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, थर्ड रो में बी वेक्टर के कंपोनेंट्स। आप इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम डिटर्मिनेंट करते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करते हैं हम कि हम आई के साथ A2 B3 माइनस B2 A3 करते हैं, ठीक है। फिर हम माइनस जे कैप लेंगे, है ना, प्लस माइनस प्लस लेते हैं ना, याद आ गया। और ये फिर हम इसको छोड़ देंगे इस चीज़ को, तो हम A1 B3 माइनस B1 A3 करेंगे, प्लस के कैप करेंगे, ये लास्ट कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो A1 B2 प्लस B1 A2। तो ये मेरा वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आया कैसे, हाउ डिड वी गेट कि हमारा जो एरिया है वो डिटर्मिनेंट से निकल के आएगा। तो इसमें एक सिंपल सा वो है, ये नीचे आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। ये एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब आप A क्रॉस B करेंगे, राइट, तो आपने ये दो लिख लिए, जैसे फर्स्ट लाइन लिखी है A क्रॉस B। अब इसमें आप डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, जैसे A1 मल्टीप्लाइड बाय मतलब क्रॉस बाय B1 आई कैप, तो ये हो गया। तो आई ये तो कांस्टेंट है, A1 B1 स्केलर है, तो आप आई क्रॉस आई कर देंगे। ऐसे ही अगला A1 का जब आप B2 के साथ करेंगे तो A1 B2 बाहर आ जाएगा, आई क्रॉस जे रह जाएगा, ठीक है ना, इधर से आई आ रहा है, इधर से जे आ रहा है। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड का करेंगे, तो A1 B3 बाहर आ गया, आई क्रॉस के आ गया, ऐसे ही आप सारे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आप कि आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो नहीं होता क्या,
जे क्रॉस जे क्या होता है, जीरो नहीं होता क्या ये वाला, के क्रॉस के ये वाला जीरो नहीं होता क्या, तो आप इन जीरोस को छोड़ दो और बाकी ले लो आप, तो बाकी ले लिया हमने। अब आप वो राइट हैंडेड सिस्टम लगाओगे तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप नहीं होता क्या, ये आई जे इज के, तो A1 B2 इज के, ये आ गया नीचे A1 B2 इज के, समझ आ गया आपको। तो ये जो A1 B2 आई क्रॉस जे था ये के बन गया यहाँ पे। ऐसे ही के क्रॉस आई, अब आपने क्या करना है, अगर आपको एकदम याद नहीं आ रहा तो आई जे के उसकी हेल्प लो, तो ऐसे पॉजिटिव, अगर उल्टा चला तो नेगेटिव, ठीक है। तो के क्रॉस आई सीधा जा रहा है, जे आ जाएगा, ये जे आ गया जी, कहाँ गया A1 B3 के साथ ये जे आ गया। ऐसे ही आई जे के साथ सारे के आ गया, ये सारे देखो नेगेटिव आ गया, आई जे नहीं, आई जे के साथ तो पॉजिटिव के चाहिए मुझे, लेकिन यही नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। तो अपने साइंस उसने सारे प्रॉपर रखे हैं, बस ऐसे लिख लो आप, राइट। अब उसने आई कैप वाले अलग कर लिए ये, जे कैप वाले अलग कर लिए ये, और के कैप वाले अलग कर लिए ये, तो क्या है डिटर्मिनेंट नहीं खुला हुआ क्या, वापस बंद करोगे तो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा आपको फिर से। तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन है कि आप इसको डिटर्मिनेंट के से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है सिंपल सी, कि आपको ए क्रॉस बी ढूंढना है, साथ में मैग्नीट्यूड भी है। इसमें गलती पता क्या होती है, हमारे ब्रेन को ए क्रॉस बी की इतनी आदत पड़ी होती है कि हमें मैग्नीट्यूड दिखता ही नहीं है। आधा क्वेश्चन कराते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान लगता है ना नॉन मेडिकल वालों को खास तौर पे। तो उसमें क्या है कि जब हमें बहुत चीज़ आसान लगे तो भी हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा माइंड बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाता है। हमें वो नहीं चाहिए, कंप्लेसेंसी नहीं चाहिए हमें, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि ए लिया बी लिया, अब आपको आता है डिटर्मिनेंट निकालना, तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। आई जे के, ए के कॉम्पोनेंट 2 1 3 यहाँ लिख दिए, बी के कॉम्पोनेंट 3 5 -2 यहाँ लिख दिए। सिंपली आपने जो बताया था अभी वो कर लिया, आई लेके ये कर लिया आपने, -2 और -15 ऐसे सारे कर लिए जो ऊपर करा था, सॉल्व कर लिया, ये वेक्टर आ गया। आंसर ये नहीं है, ये सिर्फ ए क्रॉस बी है। मैग्नीट्यूड निकालो इसका, ये आंसर है। अगली एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रही है। एग्जांपल 23, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a प्लस बी a माइनस बी एक अलग वेक्टर है ना, सपोज c है और ये d है, तो आप क्या करेंगे, या सी डी नहीं, चलो इसने सी नीचे लिया हुआ, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो इन दोनों का क्रॉस कर दूं मैं, और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर बना लूं। तो सबसे पहले तो a प्लस बी निकाल लो। a प्लस बी ये कॉम्पोनेंट फॉर्म दी हुई है आपको ए बी की, a प्लस बी ये आ गया। a माइनस बी निकाल लो, ये आ गया। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो इन दोनों का क्रॉस कर दो। आई जे के ऊपर डाला, a प्लस बी की ये रो लगा ली, a माइनस बी की ये रो लगा ली, सॉल्व किया, आपका ये वेक्टर आ गया। आप सपोज ये c वेक्टर है, हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, अब ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर तो है बट यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से कर दिया जी ये, तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, इससे डिवाइड कर दो आप इसको। तो -2 का 2 से करा, इससे 2√6 से ये आ गया, 4 को करा तो ये आ गया और ये आ गया, ये यूनिट वेक्टर आपका बन गया। तो जो उसने मांगा था वो आपका बन गया ये, राइट। अब आप देखो क्या कर सकते हैं इसमें, क्या ए के यूनिट वेक्टर, देखो कोई भी चीज़, उसने सिर्फ ये बोला मुझे कि इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है, उसने थोड़ी बोला कि ऊपर निकालना है कि नीचे निकालना है। बात समझ आ रही है। तो मैं इसको उल्टा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी तो कर सकता था, फिर क्या आ जाता, जब मैं क्रॉस करता इन दोनों को तो मेरा क्या आता, तो मेरा ये उल्टा वेक्टर आ जाता, नेगेटिव, यहाँ पे साइन सारे चेंज हो जाते मेरे, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता। तो कहने का मतलब 1/√6i -2√6 जे कैप प्लस 1√6 के कैप, ये वेक्टर भी आंसर है। तो समझ आ गई बात आपको, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन सिर्फ नेगेटिव होते हैं वेक्टर्स एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो दैट मीन्स ये दोनों ही परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं ए बी के जो क्रॉस करते हैं। तो इन इधर ये दो क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर आंसर है। क्लियर है जी ये चीज़।
अगले एग्जांपल में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को बोल रहा है आपको। ये फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी। कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या होता है हाफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर दिस, है ना। ए वेक्टर क्या होता है कि ट्राइंगल की अगर साइड्स हैं तो अगर ये बी वेक्टर है ये वेक्टर है, चेंज भी कर सकते, कोई फ़र्क नहीं है। अब हमें तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये बी का कोऑर्डिनेट गिवन है और ये सी का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो पहले इनके वेक्टर्स बना लो। तो डायरेक्शन रेशो जैसे ए बी चाहिए आपको, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो 0 1 2 आ जाएगा। तो ये देखो ए बी वेक्टर बन गया 0 1 2, डायरेक्शन रेशो से मिला। ए सी भी बन गया आपका, सी माइनस ए करेंगे तो आ गया आपका यहाँ से। नहीं तो आपको समझ आ रहा है इसने ए सी निकाला है। आप ये भी ले सकते हो, हाफ ए क्रॉस सी भी ले सकते हो, कोई भी साइड ले सकते हो, फिक्स्ड नहीं है साइड्स कि ए बी लेना हमेशा। ए सी से भी तो वही आएगा। तो आपने हाफ ए बी क्रॉस ए सी लगाया, ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया पॉइंट से आपने वेक्टर। अब आपने इसका ये निकाल लिया डिटर्मिनेंट, आई जे के से करके ये आ गया। अब इसका आप मॉड्यूलस निकालेंगे, तो इसका मॉड्यूलस निकाल लिया आपने, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब, तो √21 आ गया। अब √21 जो आपका आ गया तो हाफ से अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ इंटू √21 आपका स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल पता चलेगा कि हमें सब समझ आता है और हम कंट्रोल में लिख रहे हैं सब कुछ। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आखिरी एग्जांपल में वो हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालने को बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो एडजेसेंट साइड्स दे दी पैरेललोग्राम की, ये ए दे दी, ये बी दे दी, तो बस हाफ ए क्रॉस बी कर देते हैं। इसमें तो उसने वर्टिसेस नहीं है, तो ए क्रॉस बी निकाल लिया पहले, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अच्छा हाफ नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक, ये ट्राइंगल की इतनी आदत पड़ रही है तो हाफ बोला जाता है। खाली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, हाफ से नहीं करना, मिस्टेक होती है, ध्यान रखना। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया ए क्रॉस बी का, बस यही आंसर है। दिस इज माई आंसर, डोंट डिवाइड इट बाय 2, वो ट्राइंगल का हो जाएगा। अगली है जी एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ ए दिया हुआ बी दिया हुआ। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम, आई जे के 1 - 7 7, ए के कंपोनेंट्स लिख लिए, बी के लिख लें 3 - 2 2, राइट। अब इसको आप आए -14 + 14 0 हो जाएगा ये, -j 7 -j कर दिया 1 × 2 2 -21 प्लस k, ये आ गया -2 + 21, ठीक है जी। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका -19, ये 19j हो जाएगा और ये +19k हो जाएगा। दिस इज माई ए क्रॉस बी। नेक्स्ट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे। तो मैग्नीट्यूड तो 19 कॉमन ले लो, 1 + 1 दिख रहा, ठीक है ना। तो 1 + 1 का इज √2 आ जाएगा, 1² + 1², तो मैग्नीट्यूड इज 19 √2। यही मेरा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। तो अभी हमने जो एग्जांपल में करा था सेम वही है। ए दिया हुआ है आपको और बी दिया हुआ है, तो ए + बी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, मैं देखो मैं ए + बी को क्रॉस करेंगे ए - बी के साथ, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो निकल आएगा। तो आई जे के, अब a + b क्या है, 3 + 1 4 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, 2 - 2 -4। इधर से a - b करेंगे तो 3 - 1 2, 2 - 2 0 एंड 2 - 2 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा a + b में मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, लेट मी चेक वंस अगेन। a + b में 3 + 1 4, 2 + 2 4
एंड 2 माइनस 2 0, ये लास्ट वाला -4 लिख दिया मैंने, ये 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आप इसमें i j k करके क्रॉस कर दें फटाफट, तो ये 16 माइनस 0 16 ही रहेगा, माइनस j में लेंगे तो 16 माइनस 0 ये भी 16 रहेगा, और k कैप प्लस का लेंगे तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, हम इसका नाम c दे देते हैं। तो c वेक्टर ये आ गया आपका। तो अब आप क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस जो होगा, अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 2 बचेगा 2 का स्क्वायर, -2 का इनफैक्ट, प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, 8 स्केलर मैंने बाहर निकाल लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 + 4 8, 8 + 1 9, 3 आ गया। 8 × 3 आपका 24 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा सी मॉड्यूलस आ गया। तो मेरा सी कैप क्या बनेगा, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी मॉड्यूलस, क्योंकि मुझे तो यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो 16/24 i कैप माइनस 16/24 j कैप माइनस 8/24 k कैप। ठीक है जी, अब इसमें आपका ये आ गया आपका 8 2 16 8 3 8 2 8 3 8 1 8 3। तो ये आपका आ गया 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। तो अब ये c कैप, यही वो आ गया जो a क्रॉस b प्लस इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। लेकिन मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता था, मैं इसको a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी भी तो कर सकता था, तब भी तो परपेंडिकुलर आते वेक्टर्स, तो वो डायरेक्शन नीचे हो जाती, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, मैं आंसर लिखूंगा प्लस माइनस। अब ये प्लस है तो प्लस माइनस 2/3 i कैप, माइनस ऊपर है ये प्लस के साथ तो नीचे प्लस आ जाएगा, साइन चेंज करना है, j कैप माइनस ऊपर है नीचे प्लस आ जाएगा 1/3 k कैप। ये ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर हैं ये दोनों वेक्टर्स। सो आंसर ये दोनों वेक्टर से आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल π/3 विद i कैप, π/4 विद j कैप and an acute angle theta with k cap, then find theta and hence components of a। तो आपको components भी फाइंड करने हैं और थीटा एंगल भी फाइंड करना है जो k के साथ बना रहा है। सो लेट a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c, या a2 ले लो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, a के सारे a से, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये ले लिया मैंने। अब बिकॉज सिंस ये यूनिट वेक्टर है तो बेसिकली मुझे a भी नहीं, मुझे L1 लेना चाहिए था। ये मेरे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो मैं इनको चेंज करूँगा डायरेक्शन कोसाइंस से। ठीक है, ये सब डायरेक्शन कोसाइंस है, L है ये M है और ये N है। ठीक है, क्यों है, सिंस a इज यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स के होते हैं वो LMN होते हैं। अब ये i के साथ π/3 बना रहा है एंगल, तो दैट मीन्स L कितना हो गया, cos π/3, सीधा सीधा हिसाब, क्योंकि कोसाइन ऑफ एनी एंगल ही तो होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो cos मेरा 30 डिग्री जो है ये π/3 सॉरी 60 डिग्री, ये हाफ आ गया, L की वैल्यू हाफ आ गई। M जो है वो cos π/4 है, तो ये आपका 1/√2 आ गया। ऑल्सो वी नो
कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अच्छा एक और चीज़ मैंने मिस कर दी, और वो क्या है कि एन जो है वो कॉस थीटा, ये हमें नहीं पता अभी। तो प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये आपका 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, आप इसको 2/4 लिख सकते हैं, तो 3/4 हो जाएगा ये, और बेसिकली ये 1/4 हो गया। और कॉस थीटा कितना हो गया, ये आपका प्लस माइनस 1/2 आ गया। ठीक है जी। तो उसने बोला है कि थीटा जो है एक्यूट एंगल है, तो माइनस यहाँ से आप रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सिंस थीटा इज एक्यूट, तो कॉस थीटा जो है आपका, थीटा सिंपली आपका π/3 हो जाएगा, है ना। तो थीटा आपकी वैल्यू आ गई π/3, और कंपोनेंट्स आपके जो हैं, अब कॉस π/3 इज 1/2 तो आ ही चुका, सिर्फ प्लस वाला उठाएंगे हम। सो कंपोनेंट्स जो उसने मेरे से मांगे थे वो क्या क्या आ गए। ए के ए वेक्टर इज आपका हाफ 1/√2 और फिर से हाफ, ये देखो ना, ये वाला हाफ, ये 1/√2 और ये वाला हाफ। तो ये मेरे ए के कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, और थीटा मेरा π/3 आ गया। ठीक है जी, तो ये मेरे आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बोल रहा है शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस b। तो इसमें अगर मैं a को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, a क्रॉस a प्लस बी हो जाएगा, माइनस b को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a प्लस बी हो जाएगा, क्रॉस ऑब्वियसली क्रॉस भूल गया मैं। अब फिर से करो, तो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये a क्रॉस b और ये माइनस b क्रॉस a। इसको मैं माइनस माइनस कर दूं तो ये प्लस a क्रॉस b नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। और फिर मैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b करूंगा, तो ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b होगा। ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। नेक्स्ट इज फिफ्थ, फाइंड म्यू लैम्डा एंड म्यू इफ ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर को आप, ये तो सिंपल क्रॉस है, तो आप इसको लिख सकते हो i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, ये क्रॉस हो गया इनका, इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, 0 का मतलब होता है 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये हो गए कॉम्पोनेंट्स इसके सारे 0। तो इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल डाल देते हैं। तो i के बराबर क्या आएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है जी, माइनस j 2 म्यू माइनस 27 प्लस k 2 न्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 6। ठीक है जी, अब ये इज इक्वल टू क्या किसके डलेगा, इसके 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब आपको पता है सारे 0 0 इक्वेट करने पड़ेंगे, ये इसके बराबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k वाला कर दिया इक्वेट, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, 6/2 3 आ गया। और म्यू के लिए यहाँ से कर देते हैं। अब ये बाहर माइनस है, ये ध्यान रखना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 27 माइनस 2 न्यू हो जाएगा। ठीक है, सो म्यू इज इक्वल टू 27, इधर माइनस हो जाएगा तो 27/2 हो जाएगा।
ठीक है, सो 3 and 27/2 आर माई आंसर्स। अगला है जी 6th क्वेश्चन, गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0। एक एंड का मतलब सेम टाइम पे a क्रॉस b भी 0 है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। a एंड b के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? देखो a डॉट b कब 0 होता है? 3 कंडीशन है, या तो a 0 हो, या b 0 हो, या फिर दोनों परपेंडिकुलर हो। a क्रॉस b कब 0 होता है? दिस वॉज फॉर a डॉट b इज इक्वल टू 0। a क्रॉस b कब 0 होता है? या तो a 0 हो, और या तो b 0 हो, और या a पैरेलल हो b के। ठीक है जी। अब ये चीज़ें तो इकट्ठी हो नहीं सकती कि a b के b और वो पैरेलल साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल। ये मतलब कि परपेंडिकुलर और पैरेलल दो वेक्टर एक साथ नहीं हो सकते, तो इन दोनों में से ही कुछ निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस लग सकती हैं कि आइदर या तो a 0 है या b 0। खत्म। आंसर इज आइदर a वेक्टर 0 है और b वेक्टर 0 है। प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, लेट द वेक्टर्स a b c be given as this and this। कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो प्योरली बेकार क्वेश्चन है, सिर्फ वेरीफाई करना, आपने कुछ नहीं करना। तो b प्लस सी, एक काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, a क्रॉस b प्लस सी। तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे कि i j k, a का a1 a2 a3 b प्लस सी। तो b प्लस सी आप पहले कर देंगे तो b1 प्लस c1 हो जाएगा, b2 प्लस c2 हो जाएगा, और b3 प्लस c3। ठीक है, इसका जब आप निकालेंगे तो क्या बनेगा? i a2 इंटू b3 प्लस a2 इंटू c3 माइनस a3 b2 a3 c2। ठीक है जी, माइनस जे कर दिया तो a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस a3 b1 माइनस a3 c1 प्लस k a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस a2 b1 माइनस a2 c1। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसको राइट हैंड को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये नहीं हो रही है सॉल्व लेफ्ट हैंड। तो a क्रॉस b, अब राइट हैंड साइड को अगर करेंगे तो बाद में कंपेयर कर लेंगे। a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, तो i j k a b प्लस i j k a क्रॉस c करना है। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं, जिनमें बस करे जाऊँ आँख बंद करके। अब i, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को इकट्ठा कर दूँ? नहीं, चलो जस्ट वेट। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, a1, अच्छा i के नीचे a2 b3 माइनस a3 b2 प्लस करेंगे i वाला, साथ ही कर रहा हूँ, a2 c3 a3 c2
डन। माइनस जे, यहाँ से उठाएंगे A1B3 माइनस A3B1, यहाँ से उठाएंगे प्लस A1C3 माइनस A3C1 प्लस K कैप A1B2 A2B1 प्लस A1C2 A2C1 माइनस, ठीक है ना, आई जे के इकट्ठे कर लिए मैंने एक साथ ही। अब आप ऊपर वाले को देखो, A2B3 A2C3 प्लस का A3B2 और A3C2, देखो ये नीचे लाइन बिल्कुल सेम है। फिर एक लाइन नीचे यहाँ पे A1B3 प्लस का A1C3 प्लस का A3B1 नेगेटिव A3C1 बिल्कुल सेम है। लास्ट लाइन A1B2 A1C2 माइनस A2B1 बिल्कुल ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई, हमारा काम डन हो गया। और अगर ये आपके पास कम मार्क्स का आता है क्वेश्चन, सपोज 2 नंबर का 1 नंबर का, तो आप इतना करोगे? नहीं, डोंट डू इट लाइक दिस। आपने क्या करना है, देखो मैं यहाँ से ये चीज़ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं समझा देता हूँ। आप देखिए कि आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर प्रूव करनी है। आपने इस चीज़ को ऐसे बना के लिख लिया, ठीक है। अब जब आपने ये बना के लिख लिया तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओ। ये लाइन स्प्लिट नहीं हो जाएगी क्या, ये वाली रो? तो ये वाली रो स्प्लिट कैसे होगी? ये वाला डिटर्मिनेंट नीचे B1 B2 B3 प्लस यही वाला डिटर्मिनेंट नहीं होगा क्या? 1 सेकंड में होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी। तो अगर कम मार्क्स का आता है 1-2 मार्क्स का, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। और ये जो 2 डिटर्मिनेंट बने, ये तो आपको पता है ये राइट हैंड साइड से बने हैं, A क्रॉस B इंटू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C से, राइट। तो ये ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, इफ आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है। इज द कन्वर्स ट्रू? कन्वर्स ट्रू क्या है कि इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, तो क्या देन ये ट्रू होगा? जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर A क्रॉस B 0 है और इफ A इज पैरेलल टू B ले लेते हैं हम, तो A B जो है A B साइन 0 जो है, क्योंकि उन दोनों के बीच एंगल 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज A क्रॉस B 0 आ गया, है ना। और हमने यहाँ पे ना A को 0 लिया ना B को 0 लिया। These are non-zero vectors, non-zero vectors। तो इसका मतलब अगर पैरेलल हैं 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ सकता है। तो ये फॉल्स होगा, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट है जी 9th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। A is 112, B is 235, C is 155, ठीक है। तो कोई से 2 लेके उनका क्रॉस निकाल लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा आपका? ए बी वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो आई वाले को 2 माइनस 1 1 यानी आई कैप, प्लस 3 माइनस 1 2 जे कैप, 5 माइनस 2 3 के कैप। इधर ए सी निकालते हैं तो 1 1 0 हो गया, 5 माइनस 1 4 के कैप, सीधा आई वाला 0 हो गया। ओ सॉरी, के नहीं, जे। के कैप का 5 माइनस 2 इज 3, ठीक है जी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर।
ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं हम। सो ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के 1 2 3 और नीचे ए सी 4 0 4 3। ये आपका आ गया आई 6 माइनस 12 इज -6, ये कर रहा हूँ, माइनस जे 3 माइनस 0 इज 3 प्लस के 4 माइनस 0 इज 4। अब इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। (36) स्क्वायर कर देंगे, -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द। सो 36 प्लस ये कितना हो गया 9, तो ये 45 हो गया। 45 प्लस 16 इज 61, ठीक है, तो ये √61 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट इज हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, यानी कि √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज माय स्क्वायर यूनिट्स लगा दीजिएगा, दिस इज माय आंसर। Next is question number 10. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are determined by vectors this and this. तो पैरेललोग्राम का एरिया तो सिंपल ही होता है, हाफ ए क्रॉस बी होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है हमने, ठीक है। सो आई जे के लगा लेते हैं यहाँ पे। ए इज 1 - 1 3 एंड बी इज 2 - 7 1। हाफ नहीं, सॉरी, ये मैंने ट्राइंगल का एरिया याद रहता है मुझे, पैरेललोग्राम का एरिया ओनली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आ गया आई -1 प्लस 21, फिर आ गया माइनस जे 1 -6, फिर आ गया के -7 प्लस 2। अब ये तो ए क्रॉस बी है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका। 20 का स्क्वायर 400, ये +5 हो जाएगा, स्क्वायर 25 स्क्वायर 25 अंडर द रूट 450, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो इसमें हमारे को मिलेगा 9 एक मिलेगा, 9 × 5 45 × 10, तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, तो ये आपका 15√2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, then A cross B is a unit vector if the angle between A and B is। तो A cross B अगर यूनिट वेक्टर है तो A cross B का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, तो यानी कि A B sin थीटा। अब n कैप आप लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। A 3 है, B आपका √2/3 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन थीटा 1/√2 कब होता है? जब आपका π/4 होता है एंगल। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 12th क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी। रेक्टेंगल क्या है? विद पोजीशन वेक्टर्स। ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ओ ए, ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी है एंड ओ डी इज, ठीक है। तो एरिया निकालना मुझे इस रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल आपकी एक टाइप की पैरेललोग्राम ही होती है, ठीक है। तो अगर आप उसका कोई भी अगर सपोज यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम बनाने की कोशिश करें
तो ये जो ए बी सी डी वर्टिसेस हैं, ठीक है, तो मैं ए बी इंटू ए डी कर दूँ या ए बी इंटू बी सी कुछ भी कर दूंगा, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। सपोज ए बी इंटू बी सी कर रहे हैं, ठीक है, इसका वो कर देंगे मैग्नीट्यूड। सो ए बी इज वॉट, ए बी इज बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए। सो इसमें से आप कर दो 1 माइनस माइनस 1 2 हो गया, हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 भी 0 हो जाएगा। तो बस यही बचा। अगर ऐसे ही हम बी सी की बात कर रहे हैं, बी सी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस हाफ, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस के कैप हो गया। और सॉरी जे, मैं हमेशा जे को के ही लिख देता हूँ मैक्सिमम टाइम्स। फिर इधर 4 माइनस 4 फिर से 0 हो गया, तो ये बचा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे इसका ए बी और इसका। अब ए बी क्रॉस बी सी करेंगे तो ए बी कितना है, ए बी इज 2i इंटू माइनस जे कैप, तो माइनस तो 2 बाहर ले लेते हैं और मैग्नीट्यूड में रखना है, ठीक है जी। इधर i क्रॉस जे हो जाएगा, i क्रॉस जे इज वॉट, के, सो माइनस 2 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड, अब के कैप का तो 1 होगा, माइनस 2 का 2 हो जाएगा। सो 2 यहाँ पे 2 स्क्वायर यूनिट्स, यानी सी इज माई आंसर।